सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्कर क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंड ये आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो इसका मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर रखा है। सो उसकी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एंड यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। एंड आज हम पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसके एग्जाम्स में आने के चांसेस है। So without wasting any more time, let's get into that. So before proceeding further, I would like to tell you guys, in case अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हो, चाहे वो 6 to 10 के ऑल सब्जेक्ट्स की हो, चाहे वो 11-12 की आर्ट सब्जेक्ट्स के लिए हो, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने मेरी इंस्टा आईडी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर। ओके, सो जैसा कि मैंने बोला था कि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि 2 मार्कर्स के आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है? तो इनिशिएटिव जो है, सबसे पहली चीज, ये एक टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इनिशिएटिव डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है। 4 टूल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, इनिशिएटिव, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट एंड रिकॉल। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जहां पे जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस के अंदर रादर देन इनडायरेक्टली। ठीक है, तो अगर हम बोले कि इनिशिएटिव क्या है, तो एक डायरेक्ट पावर है वोटर्स के पास, एक ऐसी पावर, एक ऐसी डायरेक्ट पावर है वोटर्स के पास जिससे वो एग्जिस्टिंग लॉज में कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं या कुछ नए लॉज इनेक्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसी पावर डायरेक्ट वोटर्स के पास जिससे वो नए लॉज इनेक्ट कर सकते हैं या फिर एग्जिस्टिंग लॉज में चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली, दैट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएटिव। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है दैट व्हाट इज रेफरेंडम, कि रेफरेंडम क्या होता है। तो ये भी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है एंड ये बेसिकली एक ऐसा वोट है जिससे जो भी कंट्री के लोग हैं उनसे एक ओपिनियन लिया जाता है या उनको बोला जाता है कि आप डिसाइड करो किसी भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या सोशल क्वेश्चन पे। मतलब अगर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उस पर लोगों की राय ली जाती है, लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, उनको डिसाइड करने को बोला जाता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम। तो हमने क्या बोला, ये एक ऐसा वोट है, इट इज अ वोट इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री, जितने भी लोग हैं कंट्री के या उस एरिया के, उनसे क्या पूछा जाता है या क्या बोला जाता है उन्हें, आर आस्क्ड टू गिव देयर ओपिनियन अबाउट और डिसाइड एन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल और सोशल क्वेश्चन। तो वो चीज हमने यहाँ पे बोली रेफरेंडम के बारे में। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय सेनेटोरियल कर्टसी। तो सेनेटोरियल कर्टसी इज बेसिकली द स्पेशल पावर ऑफ द सेनेट ऑफ यूएस। यूएस में जो अपर हाउस है दैट इज सेनेट, उसके पास एक स्पेशल पावर है दैट इज सेनेटोरियल कर्टसी। अब ये है क्या सेनेटोरियल कर्टसी? सेनेटोरियल कर्टसी को एकदम इजी लैंग्वेज से और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यूएस में क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट किसी भी बड़ी पोजीशन के लिए किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर रहा है तो उससे पहले वो सेनेट की अप्रूवल लेता है। अगर सेनेट ने हाँ बोल दिया कि उनको वो चीज़ सही लग रही है या जिस भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं वो सही लग रहा है, तब तो एकदम स्मूथली प्रोसेस चलेगा। बट लेकिन अगर उन्हें वो चीज़ सही नहीं लगी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया कि वो पर्सन सुटेबल नहीं लग रहा उस पोजीशन के लिए, तो ऐसे में जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज करो आपने अपने नेबर से पूछा कि हम इसको जो है अपनी पार्टी में इनवाइट कर सकते हैं क्या। अगर वो कूल है, अगर वो ठीक है इस चीज़ से कि हाँ आप इनको भी इनवाइट कर सकते हो, तब तो ठीक है। बट अगर पता चला कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हो बट उससे नेबर्स खुश नहीं हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी कि मे बी नेबर्स ही ना आए, तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेनेट के पास एक ऐसी स्पेशल पावर है जिससे अगर कोई भी ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट हो रही है, उस अपॉइंटमेंट के लिए सेनेट क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है। अगर सेनेटर्स मिलके उस चीज को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो उसके पास पावर है कि अगर किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसके लिए रिफ्यूज कर सकती है, मना कर सकती है। तो दैट इज सेनेटोरियल कर्टसी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो अगर हम देखें 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है यहाँ पे, यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। अभी किस बेसिस पे है? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट्स,
कि सेंटर और यूनिट्स के बीच में कैसे रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे दो टाइप्स की गवर्नमेंट है, यूनिटरी एंड फेडरल। अब ये कैसे मैं बोल रही हूँ उसको अपन थोड़ा सा जब समझेंगे तब पता चलेगा। नाउ यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स होती है वो किसके पास होती है, सेंटर के पास होती है। वेरएस फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो पावर्स होती है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। मतलब जो पावर्स है वो किसके बीच में डिवाइड होगी, सेंटर और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, या फिर हम कह सकते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स डिवाइडेड होती है। तो बहुत ही सिंपल है, यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर्स सारी किसके पास होगी, सेंटर के पास होगी। वेरएस फेडरल गवर्नमेंट में वो पावर्स डिवाइडेड होगी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ओके, सो दैट वाज अबाउट द यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट। आई होप आपको यहाँ तक ये चारों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, जहाँ पे अपन ने इनिशिएटिव की बात करी, फिर हमने यहाँ पे जो है रेफरेंडम की बात करी, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया सेनेटोरियल कर्टसी के बारे में, एंड लास्टली हमने डिस्कस करा यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है उसके बारे में। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं? तो रूल ऑफ लॉ मतलब होता है कि जितने भी अपने लॉज है, जितने भी कानून है, वो सब सिटीजन्स पे इक्वली अप्लाई होते हैं। मतलब कानून से बड़ा कोई नहीं है और कानून की नज़र में सब जो है एक समान है, सब जो है इक्वल है। तो रूल ऑफ लॉ मतलब कि जितने भी लॉज है वो अप्लाई होते हैं इक्वली टू दी ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उस पर इक्वली अप्लाई होते हैं, एंड कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, कोई भी लॉ से बड़ा नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर हर एक सिटीजन्स के पास ये भी राइट है कि वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है इन केस अगर उसके लॉज वायलेट हो रहे हैं। तो मतलब अगर उसके राइट्स या लॉज को जो है वायलेट किया जा रहा है तो ऐसे में वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है। और सेम इसी तरीके से हर एक सिटीजन को पनिश भी किया जा सकता है अगर वो लॉज को वायलेट कर रहा है। मतलब अगर सिटीजन्स लॉज को वायलेट कर रहे हैं तो सिटीजन्स को पनिशमेंट भी मिल सकती है, और अगर कोई और सिटीजन्स के लॉज को या राइट्स को वायलेट कर रहे हैं या उनसे छीन रहे हैं तो वो ऐसे में कोर्ट्स को अप्रोच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों केसेस है। तो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि सब लॉ के सामने इक्वल है, जितने भी सिटीजन्स है कंट्री के वो सब पे इक्वली लॉ अप्लाई होता है, एंड वो सब लॉ के सामने इक्वल है, एंड कोई भी लॉ से बढ़कर या उससे ऊपर नहीं है, ठीक है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो वो चीज हमने देखी इन द रूल ऑफ लॉ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस की पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज है उसके नेम लिखने हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि फ्रांस में एट प्रेजेंट कौन सा रिपब्लिक चल रहा है, तो 5th रिपब्लिक अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो जो फ्रेंच पार्लियामेंट है अंडर द 5th रिपब्लिक उसमें 2 हाउसेस है, दैट इज नेशनल असेंबली जो कि लोअर हाउस है, एंड सेकेंड है हमारा सीनेट, दैट इज द अपर हाउस ऑफ फ्रेंच पार्लियामेंट। तो मैंने यहाँ पे केवल फ्रेंच पार्लियामेंट के हाउस लिखे, बट बहुत बार आपसे एग्जाम में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में से किसी भी पार्लियामेंट के हाउसेस के नेम पूछ सकते हैं। तो सबके अपर हाउस लोअर हाउस के नेम अच्छे से लर्न करके जाना। जैसे मैंने यहाँ पे तो केवल एक ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, बट आप जितने भी है ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, सबके जितने भी अपर एंड लोअर हाउस उनके नेम अच्छे से लर्न करके जाना। Now the next question is what do you understand from the term recall? Recall से आप क्या समझते हैं? तो recall is also one of the tool of direct democracy. Direct democracy का फिर से ये एक और टूल है। रिकॉल में क्या होता है? रिकॉल बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक ऑफिशियल्स को रिमूव या रिप्लेस कर सकते हैं उनका टेन्योर खत्म होने से पहले ही। दैट मीन्स यहाँ पर सिटीजन्स के पास एक ऐसा राइट है, एक ऐसी पावर है जिससे वो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल का टेन्योर खत्म होने से पहले ही उसे रिमूव या रिप्लेस कर सकते हैं in recall. Now the next question is what is vote for censure in French Parliament? French Parliament में vote for censure का मतलब क्या है? तो फ्रेंच पार्लियामेंट में वोट फॉर सेंसर का मतलब है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसमें जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज लाई है या गवर्नमेंट ने जितने भी एक्शंस लिए हैं उसके रिगार्डिंग वो अपना डिसअप्रूवल एक्सप्रेस कर सकती है। कौन? फ्रेंच पार्लियामेंट। ठीक है, अगर इस सेंसर मोशन को पास कर दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है, गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन भी हो सकता है या फिर पार्लियामेंट का डिसोल्यूशन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है कंट्री के, उस पर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। सो दैट वाज इट। एंड इन केस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स।
बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। एंड ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि सही में ये वीडियो हेल्पफुल या यूजफुल रहा क्या, या फिर मुझे कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो लेके आनी चाहिए, या मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मुझे क्या चीज़ कंटिन्यू रखनी चाहिए। सो डू लेट मी नो ऑल दीज थिंग्स इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट थम्स अप बटन and make sure to subscribe to my YouTube channel and hit that bell icon to get notified. So yeah, bye bye, take care.